Hello everyone, this is Anshu and welcome back to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका अर्ली स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। बिकॉज अर्ली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलता है बाकी सब स्टूडेंट्स पे जो कि बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो कि एंड ऑफ द मंथ में, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लैट दिसंबर में होता है, आप देखते हैं तो यहां पे जो लोग सितंबर अगस्त में शुरू करते हैं प्रिपेयर करना, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। और उनके ऊपर अगर आप देखिएगा तो क्लैट 2026 के लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक एज मिलेगा। और बीट कंसेक्यूटिव क्लैट 2027 2028 आप उनके लिए भी अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या चीज होना चाहिए और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप क्लैट को एस कर सके अच्छे से। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इन दैट केसेस आपका ये गोल तो क्लियर है कि आपको क्लैट करना है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपको क्रैक करना है और आपको लॉ की तैयारी करनी है किसी एक रेप्यूटेड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। तो यहां पे आपको गोल तो क्लियर है आपका, लेकिन अब आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पे आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस को एनालाइज करने का आपको क्यों जरूरत होता है? जस्ट बिकॉज आप किसी एग्जाम को अगर फेस करना चाहते हैं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। बट क्लैट का बात करें तो उसके वेबसाइट पे अगर हम लोग देखेंगे कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट के, तो वहां पे आपका हर एक सेक्शन में बहुत लिमिटेड सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन वो टॉपिक से अगर आप देखेंगे तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है, उसके बियॉन्ड भी पूछा जा सकता है अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखिएगा। तो आप सिलेबस को एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए और अच्छे से एनालाइज कीजिए कौन से सब्जेक्ट में क्या पूछता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो आपको बता देता हूं, 450 वर्ड्स का एक पैसेज होता है। 450 वर्ड्स का आपको हर सेक्शन में पैसेज मिलेगा और 450 वर्ड्स का पैसेज को आपको पढ़ के 5 या 6 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आपको हर सेक्शन में कॉमन मिलेगा एंड यू हैव टू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स ऑल्सो। तो आप सिलेबस एनालाइज करने के बाद 1-2 दिन टाइम लीजिए और उसके बाद कोई अच्छा सा बुक लीजिए जिसमें सारे पास्ट ईयर पेपर्स हो, या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी रेफर कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल लॉ प्रेप के वेबसाइट पे भी आपको ये सब मिलेगा, पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस। तो पास्ट ईयर पेपर का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको पता होने चाहिए, कैसा आ रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो आपको अर्ली स्टार्ट करने से क्या एज मिलेगा और आपको क्या क्या करना है, हम लोग ये देखेंगे। अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट्स जो है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आपका जो लर्निंग हैबिट है वो होगा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा, आपको जो स्ट्रेस नहीं होगा एंड के टाइम पे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एंड के मंथ्स में आप जीके पे ज्यादा फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स इफ यू कॉल। तो यहां पे ये सब चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना रहता है और यहां पे अगर आप पहले से ट्राई करते हैं तो आप टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो आपको क्लैट का सिलेबस तो पता ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, यहां पे आपका जीके भी इंक्लूड हो जाता है, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये लीगल रीजनिंग है। लीगल रीजनिंग में भी अगर हम बोले तो अब जो है इस बार का अगर क्लैट का पेपर देखें 2025 का, तो वहां पे 1-2 लीगल नॉलेज का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग ऑल्सो। लॉजिकल रीजनिंग अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल में आपका क्रिटिकल रीजनिंग तो आता ही है, सीआर। इस बार भी आपने देखा होगा क्लैट में अगर पेपर एनालाइज कीजिएगा तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका सीआर तो आता ही है, आपका एआर भी आता है। एआर मतलब एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ये दोनों चीज आता है। और अगर आप देखिएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो यहां पे आपको 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आपका बेसिक मैथ्स होता है। आप मैथ्स के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन आपको मैथ्स आना चाहिए 8th लेवल का। बेसिक अलजेब्रा हो गया, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको फास्ट बेसिस पे करना होता है। परसेंटेज वगैरह ये सब के टॉपिक को आपको टच करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आपको अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रांग करना है तो आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, और अभी से अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। इंग्लिश जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जस्ट बिकॉज 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में आंसर करने के लिए आपको जो पैसेज दिया रहता है वो भी इंग्लिश में होता है और आपका जो क्वेश्चंस होता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। या बेसिक इंग्लिश का मतलब ये चीज है कि अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको वो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। तो यहां पे 3 तरह के लोग होंगे जिनको बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आती है, एक होंगे जिनको समझ में आती है लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आता है, और थर्ड लेवल पे जो लोग होंगे उनको मतलब लगता है ऐसा कि वो समझ पा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको भी थोड़ा ना बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स जो है वो आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर जब आप इनिशियल डेज में पढ़ते हैं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं।
ये थोड़ा वेग साउंड कर रहा होगा, बट द थिंग इज कि आपको अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको हैबिट बिल्डअप करना है, तो आप न्यूज़पेपर में कोई भी रैंडम सेक्शन उठाइए, बॉलीवुड का ही पेज उठा लीजिए, स्पोर्ट्स का ही उठा लीजिए, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना सीखिए। बाद में आप 1-2 हफ्ते बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जीके को लेके या फिर एडिटोरियल सेक्शन, आप उस पे पढ़िएगा। आप अभी से एडिटोरियल पे जंप इन कीजिएगा तो आपको नींद आएगा यार, आपको बोरिंग लगेगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो आपको जो भी सेक्शन लगता है यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग और आप उसको यूज टू कीजिए। और यूज टू कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर उठाइए और जो सेक्शन पढ़ना है पढ़ते रहिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, कीप अ पेन इन योर हैंड, और जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है, बीट हेडिंग हो गया, कोई टेक्स्ट का पार्ट हो गया, आप उसको कॉपी बना के नोट डाउन कीजिए। यहां क्या होगा कि आपका वोकैब आपका जो है वो इंप्रूव होगा और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आएगा। बिकॉज आप एक बार पढ़िएगा ना कोई लाइन तो आपको लग रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे कुछ वर्ड्स होंगे जिनका मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा, तो वही एग्जैक्टली मतलब आपको फाइंड आउट करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाएगा, और राइटिंग स्किल्स पे भी आप काम कर सकते हैं। जब आप जॉट डाउन करेंगे उसको कॉपी में तो आपको राइटिंग स्किल्स पे भी बहुत एज मिलेगा। इंग्लिश 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 इज व्हाट वी कॉल फॉर क्लैट। इंग्लिश ही आपको अच्छा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ताकि आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। और उस पर आप अगर मेहनत करते हो तो आपको मैथ्स में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि वहां भी मैथ्स में भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इनिशियल डेज में क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज कीजिए, उसके बाद कुछ दिन बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। और अभी आपको जीके या करंट अफेयर्स का नोट मेकिंग स्टार्टिंग डे से मत कीजिए। आप 10-15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ने का यूज टू होइए। आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू, या कोई बुक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कीजिए, जब आप यूज टू हो जाए तो आप करंट अफेयर्स का नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको रेलेवेंट लगने लगेगा। अगर आपने 1 हफ्ते 1 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपको कुछ चीजें रेलेवेंट लगेंगी, आपको कुछ इररिलेवेंट लगेंगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या करेंगे आप? इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, हिंदू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा सजेस्टेड है, जस्ट बिकॉज वो बहुत बेसिक होता है, मतलब इजी होता है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो यहां पे आप जीके के लिए क्या पढ़ सकते हैं? अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जीके पे फोकस कीजिएगा तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आप बोल सकते हैं, इस सब पे आप फोकस कीजिएगा, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देखिएगा क्लैट के पैटर्न में आपका स्टैटिक भी पूछ रहा है, करंट तो पूछ ही रहा है कि रिसेंट हैपनिंग्स क्या है, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ जीके भी पूछता है, जनरल नॉलेज, तो वो आपका स्टैटिक पार्ट आ जाता है। और ये भी आपका 2025 के क्लैट में, 2024 के क्लैट में पूछा गया है। तो यू हैव टू बी अपडेटेड विद ट्रेंड, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीके भी आपका न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाएगा, नहीं तो यू कैन रेफर टू सम कंपेंडियम और ऑनलाइन कंपाइलेशन, जहां पे आपको बता दिया जाता है इस दिन के न्यूज़पेपर से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर पूरे मंथ का आप पढ़ना चाहते हैं तो 10, 15, 20 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको कंपेंडियम्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि आपको लीगल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो लीगल रीजनिंग में आपको बेसिक टॉपिक्स से आप स्टार्ट कीजिए। इनिशियल डेज में आप थ्योरी पार्ट पे कवर कीजिए, टॉट कवर कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कवर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्राइम हो गया, इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक कि थेफ्ट क्या होता है, टॉट में आपका न्यूसेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये सब आप बिल्ड इन कीजिए और आप उसको नोट्स के फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकते हैं, ताकि आपको 1 साल बाद 2 साल बाद भी आपको वो चीज याद रखे। तो आप लॉ समझने का ट्राई कीजिए, आप पैसेज को उसी तरीके से आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं अगर आपको लॉ पढ़ना आता है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका बेसिक टॉपिक्स हो गया है, तो न्यूज़पेपर में भी आपको जो करंट लीगल अफेयर्स का, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ऐसे अगर आपको वर्ड्स दिखते हैं, कोई नया लॉ में अमेंडमेंट दिखता है, चेंजेस दिखते हैं, तो आप उन पे भी ध्यान दे सकते हैं, आप उन पे भी फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपका ब्रेन वो एनहांस होगा और लीगल रीजनिंग जो है उतना आपका शार्पन होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका सेम चीज फॉलो करता है कि आपको बेसिक टॉपिक्स पे पहले पकड़ बनानी पड़ती है। प्रीमाइस कंक्लूजन हो गया, अजम्पशन हो गया, स्ट्रेंथनिंग हो गया, वीकनिंग हो गया, इन सब पे आपका पकड़ होना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग बोल लीजिए या फिर एनालिटिकल रीजनिंग बोल लीजिए। यहां पे रीजनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को समझ के कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बेसिस पे ही देखें, आप इन जनरल भी देखिएगा ना। आसपास अगर आप बोल लीजिए कि आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पे अगर आप कमेंट सेक्शन भी खोलिएगा तो इन दैट केसेस यू विल फाइंड कि वहां पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स लिखे गए हैं, बहुत लंबे लंबे, तो यू कैन जस्ट रीड इट। वहां पे आपको पता चला कि यार बोलना क्या चाह रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये पेपर से रिलेटेड नहीं है यार, ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है और यू हैव टू बी ओपन। आपको हर चीज पता होना चाहिए, हर चीज मतलब कि हर एक स्कोप में, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पेज पढ़िएगा, वहां पे एडिटोरियल में ऑथर का ओपिनियन होता है,
ऑथर उसको क्रिटिसाइज करता है, ऑथर उसको सपोर्ट करता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग है। और यही जब आप क्या बोलते हैं पैसेज पढ़िएगा और उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो क्वेश्चंस में भी यही होता है आपका क्लैट में। तो आप बेसिक टॉपिक्स पे पहले काम कीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए, प्रीमाइस, कंक्लूजन, अजम्पशन, स्ट्रेंथिंग, वीकनिंग और जो भी होते हैं। और यहां पे आप एनालिटिकल रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए। इस बार भी सिटिंग अरेंजमेंट पे सवाल पूछा गया था, तो आपको वो भी थोड़ा बहुत साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, आप बेसिक टॉपिक तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन यहां पे आपका क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये पैसेज सॉल्व करने से आएगा। जितना आप पैसेज सॉल्व कीजिएगा, जितना टाइप के पैसेज सॉल्व कीजिएगा, उतना आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन जो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको 8th 9th स्टैंडर्ड की एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो आपको आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स आपको, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब क्या है, ये सब आपका फास्ट होना चाहिए, ताकि आपको एंड में आप बिना मैथ्स के जो है, मतलब मैथ्स में आपको एक एज मिलेगा। तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं और आपको वो चीज फॉर श्योर हेल्प करेगा, क्योंकि मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है और 120 में 12 से 14 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट थिंग। और आप डेटा इंटरप्रिटेशन का पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता तो चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। न्यूज़पेपर से शुरू कीजिए, इनिशियल डेज में पास्ट ईयर पेपर एनालाइज कीजिए, सिलेबस पढ़िए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बाद मैंने वही आपको बताया, सिलेबस ब्रेकडाउन हो गया, टॉपिक वाइज स्टडी प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। रेगुलर मॉक बहुत जरूरी होता है, आपको एक वीक में एक मॉक तो देना बहुत जरूरी है। संडे आप मॉक लगाइए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मॉक परचेज कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट ऑफलाइन ही मॉक दीजिए, ऑनलाइन मत दीजिए, बिकॉज आपको फील आता है और आप अपने गलतियों को एनालाइज कर पाते हैं। मॉक्स आप देते रहिए, भले आपको कुछ आता है या नहीं आता है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको घर पे जाके एनालाइज कर रहे हैं, उसका रीजनिंग देख रहे हैं, और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी हेल्प मिलता है। आप ये मत सोचिएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं मॉक दूंगा, ये बहुत गलत अप्रोच है। आप क्या बोलते हैं, अभी से ही मॉक सॉल्व कीजिए ताकि आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। और इसके थ्रू आपको क्या होगा, अगर आप अभी शुरू करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि कल को टाल रहे हैं, आप कल के लिए काम टाल रहे हैं, आप अपने वीकनेसेस को इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा अपने वीकनेसेस पे काम करने का। मॉक अगर आप दे रहे हैं तो उसको ढंग से बैठ के एनालाइज कीजिएगा। 2 घंटे का मॉक 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे देके आप एनालाइज कीजिए, कहां क्या टॉपिक है, न्यू टॉपिक, ये सब। लैक ऑफ मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सब जो है गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, और यही सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए और आप अपना प्रिपरेशन बेस्ट रखिए। बिगिन विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड करंट अफेयर्स, और जैसे भी मैंने आपको बताया है। तो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट डाउन एंड लेट अस नो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।